दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और दोस्तों, मैं आज आपको दो तीन बातें जो बहुत अहम इन दिनों हुई है उस पे बात करूंगा। एक तो बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं दोस्तों। बांग्लादेश में आपको मालूम होगा कि अ, 2024 में वहाँ बहुत जबरदस्त उपद्रव हुए थे। और उसके बाद मतलब वहां पर सरकार बदल गई थी। मतलब शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा था। और वहां पे यूनुस सरकार जो है वहां, ऐसे तो एडवाइजर थे वो राष्ट्रपति के, लेकिन वो उन्होंने पूरी सत्ता संभाल ली और एक तरह की कठपुतली सरकार वहां पे चली। उसके बाद भारतवासियों पर, मतलब हिंदुओं पर और जो रह गए थे वहाँ, उन उन लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए, अटैक हुए। और वो एक हमारे लिए भी मुश्किल का कारण बना था। लेकिन अब आज जो है वहाँ चुनाव हुए हैं। और चुनाव में मजे की बात यह है कि वो जो आंदोलनकारी नेता थे उनकी पार्टी हार गई वहां पर। और ये अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी, मुजीबुर रहमान ने जिसको बनाई थी, वो तो वहाँ चुनाव लड़ी नहीं, क्योंकि उसको तो चुनाव से बाहर कर दिया था वहाँ की पार्टियों ने मिलकर के, मतलब वहाँ की रिजीम ने, जो यूनिट सरकार है उसने। तो उसके बाद मतलब वहाँ पे चुनाव हुए, उसमें बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, सबसे अधिक 210 या ऐसी कुछ सीटें जीत के आई है वो। टू थर्ड मेजोरिटी से जीत के आई है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, 20 साल बाद वापस जीती है ये पार्टी। और अपना अ, रहमान जो उनके लीडर हैं, मतलब खालिदा जिया के लड़के हैं। वैसे वो खालिदा जिया इस पार्टी की नेता पहले प्रेसिडेंट भी रही है और प्रधानमंत्री भी शायद रही थी। तो बीएनपी पार्टी 20 वर्षों के बाद जीत के आई है। और अब देखना, वो सरकार बनाने जा रही है। तारिक अनवर 17 साल से तो वनवास भोग रहे हैं, विदेश में है, मतलब वो बांग्लादेश में नहीं है। और 17 17 साल से नहीं है। और 18 महीने उन्होंने जेल भी भुगती थी। लेकिन उनके ऊपर कई तरह के केस लगे थे। लेकिन अब वो जीत करके पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। कट्टरपंथी पार्टी इसमें हारी है। अमेरिका का जो दखल था वो कम होगा अब मेरी समझ में। और चीन का दखल कम होगा। और पाकिस्तान से अभी कहना मुश्किल है कि उसके साथ इनके क्या संबंध रहेंगे। और भारत के साथ कैसे संबंध रहेंगे, ये सवाल बड़ा सवाल है। तो अब देखना यही है कि भारत के साथ इनके कैसे संबंध रहेंगे। इसके ऊपर बात करते हैं। 2024 के बाद ये पहली बार चुनाव हुए और ये पार्टी जीत के आई। यूनुस सरकार ने तो पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ ऐसे रिश्ते बना लिए थे कि यूनुस सरकार और पाकिस्तान और चीन तीनों मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में लग गए थे। और यूनुस सरकार ने तो बयान तक दे दिया था, इतना ऐसा बयान कि जो हमारे देश को कभी भी गवारा नहीं हो सकता है। वो तो मतलब आमादा थे भारत से के खिलाफ खड़े होने के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो बॉटल नेक है लद्दाख के पास में, नहीं लद्दाख सॉरी, भूटान के पास में, और वहाँ तीन तीन देशों की सीमाएं मिलती है, भूटान की भी मिलती है, इधर शायद बांग्लादेश, और इधर चीन है, और हम भारत भी है वहां पर। तो वहाँ वो बहुत छोटा रास्ता है, बोटल नेक है। उसके ऊपर कब्जा किया जा सकता है। चीन को उन्होंने उकसाया कि चीन इस पर कब्जा कर ले, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं सात, वो भारत बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे। तो इस तरह की भावनाएं भी उन्होंने भड़काने की कोशिश की। लेकिन खैर, अब तो वो चले गए हैं। अब मोदी सरकार का ये है कि ये कैसे संबंध इनके साथ रखेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि इस सरकार, मतलब मोदी सरकार के लिए ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, बल्कि कह ही रहे हैं सब लोग, कि ये बातचीत करने में, संवाद करने में विश्वास नहीं करती है। और
अपने मन की बात थोपने की कोशिश करती है। इसमें हमारी विदेश नीति जो इस तरह की बन गई है कि जिससे हमें काफी नुकसान भी हुआ है। हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं वो सब हमारे से दूर हैं, मतलब हमारे साथ कोई नहीं है। और उसका उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ था। सारे लोग या तो न्यूट्रल थे या पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। तो तो दोस्तों ये जो नेशनलिस्ट अब बांग्लादेश के साथ हमारे कैसे संबंध रहेंगे, इसको हमको देखना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी बात ये है कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है सर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास जो जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाकी सारे मंत्री जो भी एमपी वेमपी जितने भी बयानबाजी कर रहे हैं, भले योगी आदित्यनाथ हो या हेमंत विश्व शर्मा हो, सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। बिहार में भी उन्होंने घुसपैठिया करके और चुनाव लड़ा और वो जीत गए। झारखंड में भी उन्होंने घुसपैठियों को अहम मुद्दा बनाया और अब बंगाल में घुसपैठियों को जबरदस्त मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह तो मतलब वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी और सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो इस तरह से घुसपैठियों का नाम ले रहे हैं जैसे कोई माला फेर रहे हो भगवान की। तो लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार के गृह विभाग जिसमें के मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक आरटीआई के जवाब में ये बात कही है कि हमारे पास घुसपैठियों का कोई आंकड़ा नहीं है। मतलब पूरे देश में कितने घुसपैठिए घुसे, कौन कौन से देश के घुसे और कितने हैं कुल, कुछ भी आंकड़ा नहीं है। तो ये मतलब कितनी अजीब बात है कि जिस घुसपैठिए को हथियार की तरह, वेपन की तरह आप यूज काम में ले रहे हैं, उसका आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। और मजे की बात यह भी है दोस्तों कि गृह मंत्रालय ने ये ये सूचना दी है एक आरटीआई के जवाब में। आरटीआई कार्यकर्ता कन्हैया कुमार ने जब गृह मंत्रालय से आवेदन करके ये पूछा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, कितने पकड़े गए और उनके कौन कौन से देश से वो आए थे, मतलब उनकी राष्ट्रीयता क्या थी जहां से वो घुसपैठ करके भारत में आए, चीन से आए या पाकिस्तान से आए या भूटान से नेपाल से आए या बांग्लादेश से आए या श्रीलंका से आए, कहाँ से आए, कुछ भी जानकारी नहीं है दोस्त। और उन्होंने साल भर साल जानकारी क्या है ये मांगा। इसके साथ ही घुसपैठियों की राष्ट्रीयता के आधार पर भी जानने की कोशिश की। 23 जनवरी 2026 को 23 जनवरी 2026 को भारत सरकार का गृह विभाग कहता है कि केंद्रीयकृत डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि इस विषय में केंद्र सरकार पर कोई समग्र आंकड़ा, केंद्र स्तर पर कोई समग्र आंकड़ा मौजूद नहीं है और ये बताने में असमर्थ रहा कि भारत में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, कितने को देश से बाहर निकाला और कितने देशों के नागरिक थे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि चुनाव में जिस मुद्दे को हथियार बना करके और चुनाव लड़े जा रहे थे, वो नकली मुद्दा था, उस वो बनावटी मुद्दा था। उसका कोई आंकड़ा नहीं है गृह मंत्रालय के पास, अमित शाह के पास, सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके घुसपैठिए घुसपैठिए किए जा रहे थे। तो ये इनकी असलियत है। अब दोस्तों एक विषय और रह जाता है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। संसद का बजट सत्र दोस्तों 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ।
पहले ही दिन जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जो अ, हर साल जब नया सेशन शुरू होता है तब उसके उनका भाषण होता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। उसमें फिर आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया, और 1 तारीख को निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उसने बजट प्रस्ताव रखा। और बजट पे अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि बजट पे तब करेंगे जब बजट की बात करेंगे। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कल जो है इसका पहले भाग का बजट सेशन 2 भाग में होता है। पहले भाग में बजट रखा जाता है, उसके ऊपर कुछ चर्चाएं होती हैं, बाद में उन कुछ विभागों से जवाब लिए जाते हैं, और दूसरे भाग में उन जवाब और वो सारी बात करके उसको मुकम्मल किया जाता है। तो 28 जनवरी को ये हुआ। कल जो है इसका पहले भाग का समापन हो गया। और इस सत्र की 2-3 बहुत अहम बातें हैं, वो मैं आपसे करना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि एलओपी को इस सदन के इस सत्र में बोलने नहीं दिया, इसलिए कि वो किसी किताब को कोट करके बोलना चाहते थे। और ये कहा गया कि ये जो नियम फला फला है 49, पता नहीं 149 जो भी है, उसके तहत आप इसको कोट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पब्लिश नहीं है। और उसको रोक राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह सुरक्षा मंत्री, और रिजिजू जी जो केंद्रीय वो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, और ऐसे तमाम विपक्ष के मतलब इनके सत्ता पक्ष के नेता, अ, निशिकांत दुबे और वो अनुराग ठाकुर और पता नहीं कौन कौन वहां पर खड़े हो गए और उनको बोलने नहीं दिया। कहा ये छपी नहीं है, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। जब उन्होंने उस कारवा उन मैगजीन से उसको कोट करने की कोशिश की, तब भी उन्होंने मना कर दिया कि इससे नहीं कर सकते। जबकि ये परंपरा रही है संसद में, और कई दशकों से है कि अखबार लहरा लहरा करके सवाल किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और उनका जवाब भी देते हैं। पर वहां कल किसी की ये मतलब एलओपी को बोलने के लिए किसी भी तरह से उस नहीं एग्री हुए। और सवाल यह है मेरा कि उस किताब में ऐसा क्या लिखा था कि जिसकी वजह से सरकार इतनी घबराई हुई थी और किसी को बोलने तक नहीं दे रही थी। खैर, उसके बाद रोज ऐसा संसद का ऐसा सामने आया रूप कि प्रधानमंत्री भी उस रोज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण देने, उनका उत्तर देने, डिबेट का जो उत्तर देते हैं प्रधानमंत्री, वो देने नहीं आए। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई 1952 से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री उत्तर देने लोकसभा में नहीं आए। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा में उत्तर नहीं दे पाए, उनको रोक दिया गया, विपक्ष ने उसको उनको नहीं देने दिया उत्तर। मनमोहन सिंह की बात है ये। लेकिन ये नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हुए भी वहां लोकसभा में न पहुंचे। फिर इसकी सफाई वफाई भी आई, बिरला जी ने कहा कि वो मैंने ही रोका था और ये सब, और उस पर अविश्वास प्रस्ताव आया और ये सारी बातें हुई। लेकिन ये बड़ी बात है कि लोकसभा के में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना उत्तर नहीं देने आए। उसके बाद बजट पर चर्चा हुई 2 दिन बाद, और बजट पर भी एलओपी ने बोलना शुरू किया। तो उस रोज राहुल गांधी पूरे अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने लगभग 30-35 मिनट तक भाषण दिया, बल्कि ज्यादा ही दिया होगा। और उसमें वो सारे मुद्दे उठाए जो बजट से आम लोगों का क्या संबंध है वो, और अमेरिका की डील से क्या नुकसान होने वाला है वो,
किसानों को आपने बेच दिया। आपने डेटा जो है आज की डेट में डेटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बेच दिया। और आप डर क्यों रहे हैं जबकि हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। चिंता तो अमेरिका को करनी चाहिए। मतलब इस तरह से पूरी बात। और कहा कि ये जो डील हुई है, ये तो मतलब ऐसी डील है कि जैसे किसी ने नरेंद्र मोदी की गर्दन दबा करके और कहा हो कि दस्तखत कर, और उन्होंने दस्तखत कर दी। और सारी दूसरी बात यह है कि डील की जो बातें अमेरिका कह रहा है, अमेरिका जो कह रहा है उसमें और भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जो बता रहे हैं उसमें काफी फर्क है। तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि डील और डील में मतलब दोनों के साइन एक साथ होने चाहिए, वो नहीं है। नया नया फॉर्म आ रहे हैं। और वो मतलब एक तरह से अमेरिका के प्रस्ताव ही है, डील कहाँ है अभी। लेकिन वो भी एक घटना हुई। उस पे भी मतलब काफी चर्चा रही। और 9 तारीख को फिर मतलब इस बार लोकसभा बहुत कम चल पाई। कोई विशेष काम नहीं हुआ, मेरे को मेरे समझ में तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं फिर ये लेकिन बजट और नरवाने की पुस्तक को भी वहां पर मतलब नहीं दिखाने दिया या नहीं बोलने दिया उस पर, तो खैर। लेकिन राहुल गांधी ने इन सब बातों को बहुत ही सधे तरीके से जिनको सत्ता पक्ष रोकना चाहता था उन सब बातों को वहां पे रख दिया। उसने एस्टीन फाइल का हवाला दिया। उन्होंने ये जो अडानी का जो केस चल रहा है उसका हवाला दिया। उन्होंने अंबानी का हवाला दिया। उन्होंने पुरी का हवाला दिया। ये सारे चीजें उन्होंने कहा इनकी वजह से ये डील हुई है, क्योंकि ये इनकी गर्दन फंसी हुई है और अमेरिका इनको दबा करके ये करवा रहा है। और इससे हमको क्या मिल रहा है? हमारा 0% की बजाय 18% रेट है। और हमने कॉटन जो है उनका फ्री 0% कर दिया। तो ये तो हमारे को मतलब ये डील हमारे हमारे पक्ष में नहीं है और हमारे बराबर ही नहीं है। वो कह वो जो है हमारी निगरानी करेंगे। और वो हमको डिक्टेट कर रहे हैं कि आप ये तेल रूस से नहीं खरीदेंगे, ईरान से नहीं खरीदेंगे। वो होते कौन है डिक्टेट करने वाले? तो इस तरह से राहुल गांधी ने पूरे अ, सदन के इस सारी बातों को उन्होंने अपने रखा। नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो जवाब दिया वो राज्यसभा में जाकर के दिया। और 90 मिनट तक बोले। लेकिन जो प्रश्न विपक्ष ने उठाए थे उनका किसी का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने विलाप किया, मैं 2 किलो गाली रोज खाता हूँ और मैं ये मतलब मेरा ये मेरा वो सब ये मैं ही करते रहे। तो उससे स्थितियां और खराब हुई। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के बजट सत्र का अभी तक का जो हिस्सा था उसको तो राहुल गांधी ने लूट लिया, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अब देखते हैं आगे। बजट सत्र 9 मार्च से वापस शुरू होगा। उसके बाद क्या होता है, ये अभी ठंडा हो जाएगा थोड़ा मामला, या फिर और ज्यादा गर्म होगा। अगर विपक्ष चाहे तो इसको और गर्म किया रखे सकता है। देश भर में रैलियां, प्रदर्शन, ये वो करके। हाँ, अभी 12 तारीख को जो है किसानों, मजदूरों ने और आम लोगों ने मिलकर के जो आम हड़ताल की, उसका भी काफी असर है। और अगर इसको और राहुल गांधी उनकी उसके भी पक्ष में आकर के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये डील हो जाएगी, तो हमारे सबका जो है बड़ा नुकसान होने वाला है, देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सारी बातें हुई। ये इस सत्र का जो है लेखा जोखा था, एक मैंने जो कोशिश की आपको बताने की। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और हमने जो ये कुछ बदलाव किए हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, वो आपको कैसे लग रहे हैं उस पे भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।